वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का इतिहास का मॉडल पेपर 9 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों जो पहला सवाल है जिसके अंदर हमें टोटल 18 ABCD वाले प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न होगा वो हमारा 1 नंबर का होने वाला है। पहला सवाल है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो बच्चों इसका आंसर होगा ओमान के लिए। दूसरा है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो बच्चों ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहनजोदड़ो में उत्खननों का प्रारंभ कब हुआ था? तो बच्चों 1925 के अंदर। पाणिनि की अष्टाध्यायी का रचना काल है? तो बच्चों ये होगा लगभग 500 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 5 है, महावीर स्वामी से पहले कितने तीर्थकार हो चुके हैं? तो बच्चों इनसे पहले 23 तीर्थकार हो चुके हैं। इब्न बतूता के पाठक किससे पूरी तरह से अपरिचित थे? तो बच्चों इसका आंसर होगा नारियल से। बासवना के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो बच्चों वो वीरशैव व लिंगायत कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कबीरदास का पालन किस परिवार में हुआ था? यानी इनका जो पालन पोषण है वो किस परिवार में हुआ था? तो बच्चों जूलाहा परिवार में हुआ था। अमुक्त मल्यद कृति के लेखक कौन है? तो बच्चों वो हो जाएंगे हमारे कृष्णदेव राय। हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो बच्चों 1976 के अंदर। अबुल फजल कृत आईना ए अकबरी में आयन का तीसरा भाग क्या कहलाता है? तो बच्चों वो मुल्क आबादी कहलाता है। यानी जो इसका तीसरा भाग है वो मुल्क आबादी कहलाता है। मुगल काल के समय प्रयुक्त हुआ रेत या मुजरियान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो बच्चों इसका आंसर होगा किसान के लिए। अगला है, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? तो बच्चों 1878 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किस वर्ष प्राप्त हुई थी? यानी हमें इसका सन बताना है। तो बच्चों 1765 में। बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है? यानी किसे कहा जाता है बच्चों? अवध को कहा जाता है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो बच्चों हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा यानी आनंद था। निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध किया था? तो बच्चों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर। निम्न में से किस राजनेता द्वारा ए बंच ऑफ लेटर्स का संकलन किया गया था? तो बच्चों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके आंसर हमें एबीसीडी में देने थे। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमें टोटल 6 रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी टोटल 6 नंबर के होने वाले हैं। पहला सवाल है, मौर्य शासक के मंत्री कौन थे? तो बच्चों चाणक्य थे। जो मौर्य शासक थे उनके मंत्री कौन थे? यहाँ पर चाणक्य थे। जहां वंश परंपरा मां से जुड़ी होती है वहां किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चों वहां पर मातृ वंशिकता। तो इसका आंसर होगा मातृ वंशिकता। मातृ वंशिकता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। राजसूय और जैसे जटिल यज्ञ सरकार और राजा किया करते हैं? तो बच्चों वो हो जाएंगे हमारे अश्वमेध यज्ञ। कौन सा हो जाएगा? अश्वमेध यज्ञ। बर्नियर ने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक को समर्पित किया था? तो बच्चों उन्होंने लुई 14 से उनको समर्पित किया था। सामूहिक ग्रामीण समुदाय के 3 घटक खेतीहर किसान और गांव का मुखिया था? तो बच्चों यहां पर आ जाएगा हमारा पंचायत। क्या आ जाएगा यहाँ पर? पंचायत। अगला सवाल है, शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था? तो बच्चों यहाँ पर रेयत शब्द। किसका? रेयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है जहां पर हमें अति लघुत्तरात्मक कुल 11 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न हमारा 1 नंबर का होने वाला है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर स्थित 2 प्रमुख संरचनाओं के नाम बताइए? तो बच्चों एक तो हो जाएगा माल गोदाम। पहला हो जाएगा माल गोदाम। अगर दूसरे की बात करें तो विशाल स्नानागार। दूसरा हो जाएगा विशाल स्नानागार। अगला है, 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा पुरुष सूक्त। कौन सा हो जाएगा? पुरुष
सूक्त, जो किसमें है बच्चों, ये ऋग्वेद के, किसके अंदर, ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है उसके अंदर मिलता है। चीनी तीर्थयात्री स्वेन त्सांग भारत कब आया था? तो बच्चों ये 7वीं शताब्दी में आया था, यानी 7वीं शताब्दी में भारत आया था। अगला है ताराबाद किसे कहा जाता है? तो बच्चों यहां पर दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था जिसे तोराबाद कहते हैं। अगला सवाल है अब्दुल रज्जाक ने किसे विचित्र देश बताया है? यानी हमें बताना है किसको बताया था। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह पर बसे हुए लोगों को, कालीकट बंदरगाह पर बसे हुए लोगों को। अगला सवाल है दो सिलसिलों का उल्लेख कीजिए, यानी बच्चों हमें दो सिलसिलों का उल्लेख करना है। चलो देख लेते हैं, चिश्ती और कादरी। पहला तो हो जाएगा बच्चों चिश्ती और दूसरा क्या हो जाएगा, कादरी। अगला है मकतूबात क्या है? तो बच्चों सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए पत्रों के संकलन को मकतूबात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है अमील गुजर कौन था? तो अमील गुजार की बात करें तो राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी, यानी राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी, अगला सवाल है साहूकार कौन होता था? तो हमें बताना है जो उधार देता है और व्यापार करता है, उधार देता है वह व्यापार करता है, क्या कहलाता है बच्चों, साहूकार कहलाता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो बच्चों मार्च 1942 में, मार्च 1942 में भारत आया था। भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था? तो बच्चों ये भारत के अंदर जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1976 में 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। ये बच्चों हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न से जो हमें टोटल 11 पूछे जाने वाले हैं, इसका आंसर आप बच्चों यहां पर नीचे भी देख सकते हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, यानी खंड ब है। इसका जो प्रत्येक प्रश्न का आंसर हमें 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होने वाला है। पहला सवाल है मौर्य साम्राज्य के किन्हीं 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले था पाटलिपुत्र, यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। दूसरा है तक्षशिला, यह प्रांतीय केंद्र था। तीसरा है उज्जैनी, ये भी प्रांतीय केंद्र था। तोसली, तो ये भी क्या था बच्चों, एक प्रांतीय केंद्र था। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, गृहपति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। गृहपति घर का मुखिया होता था तथा घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों का नियंत्रण करता था। घर से जुड़ी भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों और व्यापारियों के द्वारा भी किया जाता है। अगला सवाल है धर्म सूत्रों एवं धर्मशास्त्रों में 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से संबंधित नियमों को बताइए। पहला था ब्राह्मण, अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, करवाना, दान देना आदि ब्राह्मणों के हाथ में था। क्षत्रिय, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेदों का अध्ययन, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा आदि। तीसरा है वैश्य, कृषि, गोपालन, व्यापार, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना तथा दान दक्षिणा देना। सातवां है भारतीय महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीजों के चारों ओर घूमता था, स्पष्ट कीजिए। तो महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीजों के चारों ओर घूमता भी था। उनका श्रम कृषि के अलावा होने वाला उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारी घराने की महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेती थी। वे कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को न्यायालय के सामने ले जाती थी। अतः यह संभव नहीं लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के विशेष स्थानों पर परिसीमित करके रखा जाना चाहिए। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, स्पष्ट कीजिए। तो विजयनगर के मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां है जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया है। इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनकी व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है अमर नायकों का
नायकों पर शासन किस प्रकार अपना नियंत्रण दर्शाते थे। तो अमर नायकों को राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजनी पड़ती थी। उन्हें अपना स्वाभिभक्त प्रकट करने के लिए राज के दरबार में उपहारों सहित स्वयं उपस्थित होना पड़ता था। राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था, परंतु 17वीं शताब्दी में अनेक अमर नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। चचर और बंजर भूमि की परिभाषित कीजिए। चचर जमीन 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। बंजर जमीन वह थी जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों से खेती नहीं की जाती थी। अगला है भाड़ा पत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, जब किसान ऋणदाता का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो उसके पास अपना सरस्व, जमीन, गाड़ियां, पशुधन देने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था, लेकिन जीवन यापन हेतु खेती करना जरूरी था, इसलिए उसने ऋणदाता से जमीन, पशु या गाड़ी फिर किराए पर ले ली। इसके लिए उसे एक भाड़ा पत्र, किरायानामा लिखना पड़ता था, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा होता था कि ये पशु और गाड़ियां उनके अपनी नहीं है। सहायक संधि क्या थी, इससे किसने लागू किया था। तो बच्चों सहायक संधि देशी शासक को अपने खर्चे पर एक अंग्रेजी सेना अपने राज्य में रखनी होगी। अंग्रेजों की अनुमति के बिना देशी शासक किसी अन्य राज्य से सीधी संधि करेगा और युद्ध नहीं करेगा। अंग्रेज उस शासक की आंतरिक एवं बाहरी चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा के प्रमुख 4 सदस्यों के नाम बताने हैं। तो पहला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला है बच्चों खंड है, जिसके अंदर हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न हमारा 3 नंबर का होने वाला है, यानी हमसे टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी टोटल हमसे 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। पहला है, हड़प्पा सभ्यता में शासक का अस्तित्व था, विवेचन कीजिए। पूरा तत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी। इस प्रकार उत्खनन में प्राप्त पत्थर की एक मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी। कुछ पुरातत्वविदों का मत है कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। कुछ पुरातत्वविदों की मान्यता थी कि यहाँ कई शासक थे। कुछ का यह मत है कि यह एक ही राज्य था। यह मत सबसे युक्ति संगत प्रतीत होता है। अगला है अथवा का सवाल, लिपि के अभाव में किन साक्ष्यों से हड़प्पाई सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है बच्चों, इसका आंसर होगा, यद्यपि विद्वानों को हड़प्पाई लिपि के पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है, फिर भी हड़प्पाई लोगों द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरा वस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृद भांडों, आभूषणों, औजारों, मोहरों, मूर्तियों आदि से पर्याप्त जानकारी मिलती है। ये पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पाई सभ्यता एवं संस्कृति पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। इन पुरातात्विक साक्ष्यों से हड़प्पा के लोगों के भोजन, नगर योजना, भवन निर्माण, धार्मिक जीवन, कृषि, व्यापार आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तांत्रिक पूजा पद्धति की विशेषताएं बताइए। अधिकांश देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। कर्म कांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचारों के शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। अथवा का सवाल है, इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत या शाहद है, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, खैरात जक़ात बांटी जानी चाहिए, रमजान के महीने में रोजा रखने चाहिए, हज के लिए मक्का की यात्रा करनी चाहिए। अगला है, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था। तो बच्चों इसका आंसर होगा, अवध में विद्रोह की व्यापकता। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने से अवध की जनता में आक्रोश व्याप्त था। अवध का नवाब जनता में अत्यधिक लोकप्रिय था और लोग उन्हें दिल से चाहते थे। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त कई संगीतकारों, कवियों, नर्तकों, कारीगरों, सरकारी कर्मचारियों आदि की रोजी रोटी भी जाती रही। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी, इसलिए बाकी स्थानों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। यही कारण है कि अवध का विद्रोह भारत में सबसे अधिक लंबे तक चला। इसका रूप बहुत ही व्यापक था। इसमें राजकुमार
ताल्लुकदार, किसान, जमींदार तथा सैनिक सभी वर्ग शामिल थे। अथवा का सवाल है, एक मुश्त बंदोबस्त से न तो ताल्लुकदार खुश थे और न ही कृषक वर्ग खुश था, क्यों? विवेचना कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर होगा, एक मुश्त बंदोबस्त लागू करने की योजना के पीछे अंग्रेजों की यह सोच थी कि ताल्लुकदारों को हटाकर जमीन का मालिकाना हक असली मालिक यानी किसानों को सौंप देंगे। इससे किसानों के शोषण में कमी आएगी तथा राजस्व वसूली में भी वृद्धि होगी, ताल्लुकदारों की शक्ति में कमी आएगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो पाया। ताल्लुकदार बेदखल किए गए और राजस्व वसूली में भी इजाफा हुआ, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। अतः इससे न तो ताल्लुकदार खुश थे और न ही कृषक वर्ग खुश था। अगला है, विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को किस तरह परिभाषित कर रहे थे? तो बच्चों मद्रास के बी पोकर बहादुर के अनुसार मुसलमान अल्पसंख्यक थे, क्योंकि मुसलमानों की आवश्यकताओं को गैर मुसलमान अच्छी प्रकार से नहीं समझ सकते थे, नहीं अन्य समुदाय के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधित्व चुन सकते थे। कुछ लोग दमित वर्ग के लोगों को हिंदुओं से अलग करके देख रहे थे और उनके लिए अधिक स्थानों का आरक्षण चाह रहे थे। एनजी रंगा के अनुसार असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। रंगा आदिवासियों को भी अल्पसंख्यक मानते थे। जयपाल सिंह ने भी आदिवासियों को अल्पसंख्यक बताया। एनजी गंगा के अनुसार असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है। यह जनता अपनी दमित, उत्पीड़ित और कुचली हुई है। अभी तक साधारण नागरिक को मिलने वाले लाभ भी इन्हें नहीं उठा रही है। अथवा का सवाल है बच्चों, संविधान निर्माण के पूर्व के वर्ष उथल पुथल के दौर से गुजर रहे थे। उदाहरण देकर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। पहला है, 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी के साथ ही देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। असंख्य लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। इससे शरणार्थियों की समस्या भी खड़ी हुई। लोगों के मस्तिष्क में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की यादें अभी भी जीवित थी, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे बड़ा जन आंदोलन था। तीसरा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा विदेशी सहायता से देश को स्वतंत्र कराने के प्रयास लोगों को बखूबी याद थे। चौथा है, 1946 के वसंत में बंबई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी, शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों द्वारा किया जाने वाला विद्रोह भी उथल पुथल का कारण था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा से कलकत्ता में भीषण हिंसा हुई थी। अथवा का सवाल है बच्चों, अब हमारे पास खंड द है, जिसके अंदर हमें 3 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, यानी ये भी टोटल हमसे 3 प्रश्न 4-4 नंबर के हो गए, टोटल 12 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला सवाल है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार होने के क्या कारण थे? तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व अनित्य और निरंतर बदलता रहा है। यह आत्मा विहीन, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी अथवा शाश्वत नहीं है। इस क्षण भंगुर संसार में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बुद्ध की मान्यता थी कि समाज का निर्माण मनुष्य ने किया था, न कि ईश्वर ने। बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार होने के कारण कौन कौन से हैं? तो लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। बौद्ध धर्म ने जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था पर विरोध किया और सामाजिक समानता पर बल दिया। बौद्ध धर्म में अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया। इससे स्त्री और पुरुष इस धर्म की ओर आकर्षित हुए। बौद्ध धर्म ने निर्बल लोगों के प्रति दयापूर्ण और मित्रतापूर्ण व्यवहार को महत्व दिया। अथवा का सवाल है, वैष्णववाद और शैववाद के उद्देश्य से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास की चर्चा कीजिए। तो वैष्णववाद और शैववाद के उद्देश्य से जुड़ी वास्तुकला एवं मूर्तिकला का विकास निम्न प्रकार है। अवतारवाद, प्राचीन काल से भारत में वैष्णववाद में विष्णु की तथा वैष्णववाद में शिव की पूजा प्रचलित थी। उनकी उपासना भक्ति के माध्यम से की जाती थी। विष्णु और उनके अनेक अवतारों की मूर्तियां बनाई जाने लगी। शिव की भी मूर्तियां बनाई गई। मंदिरों का निर्माण जिस समय सांची जैसे स्थानों पर स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। प्रारंभिक मंदिर पर चौकोर कमरे के रूप में थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था, जिससे उपासक मूर्ति को पूजा करने के लिए अंदर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा जाता था। मंदिर की दीवारों पर प्राय भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए गए जाते थे। कालांतर में मंदिरों के स्थापत्य पर काफी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी बनाए जाने लगे। मंदिर में जल आपूर्ति की व्यवस्था भी की जाने लगी। तीसरा है कृत्रिम गुफाओं का निर्माण। तो आरंभिक मंदिरों की एक विशेषता यह भी है कि इनमें से कुछ मंदिर पहाड़ियों को काटकर
खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इससे सबसे विकसित रूप हमें 8वीं शताब्दी के कैलाशनाथ के मंदिर में दिखाई देने लगा, जिससे पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया। यह तत्कालीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। मूर्तिकला विकास, इस युग में विष्णु, उनके अवतारों, शिव और अनेक देवताओं की मूर्तियों पर निर्माण किया गया। उन्हें उदयगिरी से प्राप्त वराह की मूर्ति तथा देवगढ़ की विष्णु की मूर्ति उल्लेखनीय है। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया गया जाता था, परंतु उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है। ये समस्त चित्रण देवताओं से संबंधित मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी विशेषताओं तथा प्रतीकों को उनके सिरों, वस्त्र, आभूषण, आयुधों, हथियार और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली से दर्शाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, जो भी हमारा एक निबंधात्मक प्रश्न है। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी राजनीतिक कुशल व्यक्ति ही नहीं थे, वे एक समाज सुधारक और आर्थिक सुधारक भी थे। स्पष्ट कीजिए। गांधी जी एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की तथा उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए एकजुट किया। इसका उदाहरण खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन को जोड़ना था। दूसरे समाज सुधारक के रूप में उन्होंने जातीय प्रथा का विरोध किया। उन्होंने यथासंभव दलितों का उद्धार किया। पहली बार अछूतों को हरिजन नाम से संबोधित किया। उनके उद्धार के लिए हरिजन नामक पत्र निकाला। वे छुआछूत के विरुद्ध लड़े तथा सभी वर्गों और धर्मों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने पर बल दिया। तीसरे, उन्होंने बाल विवाह, छुआछूत पर विरोध किया तथा भारतीयों को मतांतरों के बीच सच्चा संयम लाने पर बल दिया। दूसरा है आर्थिक सुधारक के रूप में। तो बच्चों इसमें पहला है आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए उन्होंने चरखा चलाने तथा खादी पहनने पर बल दिया, जिससे देसी कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिला। गांवों के विकास और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जिन्हें छोटी पूंजी से परिवार के सदस्य से चलाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने मशीनीकरण की नीति का विरोध किया। वे इस बात के विरोध थे कि धन का केंद्रीकरण केवल कुछ ही लोगों के हाथों में हो जाए। उन्होंने अहमदाबाद के मिले मजदूरों को अपना वेतन बढ़वाने के लिए हड़ताल करने को कहा। भारत के सभी वर्गों में आर्थिक समानता लाने पर जोर दिया। गांधी जी किसानों के हित के लिए लड़े। उन्हें रक्षा के लिए स्वयं आगे आए। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह इसके उदाहरण है। गांधी जी के उपयुक्त कार्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि गांधी जी केवल एक राजनीतिक नेता ही नहीं, अपितु वे समाज सुधारक तथा आर्थिक सुधारक के रूप में भी हमारे सामने आए। वे आज़ादी दिलाने के साथ साथ देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी सुधार लेके आए थे। अथवा का सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का भारत की स्वतंत्रता के लिए तीसरा बड़ा आंदोलन था, वर्णन कीजिए। क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। अगस्त 1942 में शुरू किए गए इस आंदोलन को अंग्रेज भारत छोड़ो के नाम से जाना गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए बड़ी कठोरता से काम किया। कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया तथा सभाओं, जुलूसों तथा समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। इसके बावजूद देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के माध्यम से आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत होकर अपनी गतिविधियों को चलाते रहे। आंदोलन का अंत, अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति कठोर रवैया अपनाया। फिर भी इस विद्रोह का दमन करने में साल भर से अधिक समय लगा। आंदोलन का महत्व, भारत छोड़ो आंदोलन में लाखों की संख्या में आम भारतीयों ने भाग लिया। हड़तालों पर तोड़फोड़ के माध्यम से आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। इस आंदोलन के कारण भारत की ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार यह बात अच्छी तरह से जान गई कि जनता में कितना व्यापक असंतोष है। सरकार समझ गई कि वह भारत में ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, जिसके अंदर हमें जो भारत का मानचित्र है उसके अंदर जो भी हमें स्थान दिए गए हैं हमें उनको वहां पर फिल करना है। तो बच्चों कालीबंगन, मथुरा, पाटलिपुत्र, हम्पी और अजमेर। तो बच्चों ये हमारा 5 नंबर का प्रश्न होने वाला है। चलो हम इसको देख लेते हैं किस प्रकार से हमें जितने भी स्थान दे रखे हैं उनको भारत के मानचित्र में भरने हैं। तो बच्चों पहला सवाल हमें दे रखा है। तो बच्चों इसके अंदर जो पहला है उसको देख लेते हैं कौन कौन से स्थान कहाँ पर आएंगे। तो बच्चों अगर हम कालीबंगा और अजमेर की बात करें तो ये हमारा जो राजस्थान राज्य है उसके अंदर स्थित है।
अगर हम मथुरा की बात करें तो बच्चों ये हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर हम पाटलिपुत्र की बात करें तो बच्चों ये हमारा जो बिहार राज्य है उसके अंदर स्थित है। अगर हम हम्पी की बात करें तो ये हमारा जो कर्नाटक राज्य है उसके अंदर स्थित है। इसके अंदर बच्चों एक अथवा का प्रश्न और है, वो भी 5 नंबर का है। मेरठ, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास, इनको हमें भारत के नक्शे में फिल करना है। सबसे पहले बच्चों ये हमारा जो छोटा सा बिंदु, ये हमारी जो देश है उसकी राजधानी हो जाएगी दिल्ली, अजमेर की। मेरठ बच्चों हमारा यूपी के अंदर है, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अगर बंबई की बात करो तो ये हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है उसके अंदर है। पश्चिम बंगाल में बच्चों हमारा कलकत्ता आ जाएगा। अगर हम बात करें तमिलनाडु में हमारा मद्रास स्थित है। तो बच्चों ये आज हमारा कक्षा 12 का इतिहास का मॉडल पेपर 9 था। इसके बाद हमने इसके जितने भी मॉडल पेपर थे वो सभी हमने हल कर लिए। ये आज का अंतिम है। अगर आपको पिछले वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।